कल का अगर लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो आज आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑल गुड? ठीक है, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? कल मैंने पढ़ाया था बेसिकली नेस्टेड क्वेरीज पढ़ाया था। नॉट इन वाले क्वेरीज पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, नॉट इन अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सेमेस्टर होने वाला है, देखो सेमेस्टर जिस भी बच्चों का होने वाला है, सेमेस्टर के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सेमेस्टर के टाइम पे वीडियोस नहीं देखने हैं, जो भी आपने पुराना पढ़ा है वो सिर्फ डू द रिवीजन, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है, दोनों चीज आप लेके नहीं जा सकते हो सेमेस्टर के टाइम पे। तो ट्राई करो कि आपका जो पहले वाला कंप्लीट हुआ है वही उसका ही रिवीजन आप करते रहो, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। ओ साहिल भाई, सर कैन वी सेलेक्ट EID मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टू रिट्रीव? स्टार्ट कर लें? चलो क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन इजी था वो, कौन सा पीवाईक्यू नहीं हो पा रहा हिम्मत तुमसे? देखो आप लोग क्या करते हो मालूम है, सम आई एम स्टार्टेड बट शो DBMS क्लास फ्रॉम बिफोर, शुड आई वॉच? यस यू शुड वॉच इट। देखो प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, आप लोग रिवीजन नहीं करके आते हो और उसका पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देते हो कि सर हमसे ये नहीं हो रहा है, सर हमसे ये नहीं हो रहा है। क्या ऐसा है कि आप लोगों ने रिवीजन किया है क्या? कितने गंदे लोग हो आप लोग, रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करके आते हो और फिर बोलते हो कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है। जो भी बच्चा अगर शिद्दत से रिवीजन करेगा मेरी क्लास में, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यस नागराज, वेट 1 मिनट। तो व्हाई यू पीपल डोंट डू दैट रिवीजन? ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो और फिर आके बोलते हो कि सर हमसे रिवीजन नहीं हो रहा है, हम रिवीजन नहीं करते, मतलब पूरा पूरा लोड मेरे ऊपर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पूरा लोड एक फैकल्टी के ऊपर डाल के अगर आप लोग गेट पीवाईक्यू गेट क्लियर कर लोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो पढ़ने का ना हमेशा से एक तरीका होता है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पढ़ने का ना एक तरीका होता है हालांकि मैं कभी डिस्कस नहीं करता हूँ क्लास में, लेकिन अभी ये जरूरी है पढ़ाना। आप लोगों ने लेक्चर देखा, फैकल्टी ने लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, लेक्चर जो है वो 60 to 70%, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आ रहा है, फाइन, मतलब आपने नोट्स नहीं बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ये वाली स्लाइड मेरे को आ गई, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। बेसिकली ये जो 60 to 70% लिखने का मतलब है कि आप इसमें रिकॉल नहीं कर पाओगे कि मैंने पिछले स्लाइड में क्या लिखा है, बट आपको ये पता है कि अभी इसने जो ये वाली स्लाइड पढ़ा है, इस स्लाइड में मेरे को कोई डाउट नहीं है, फिर इसने नेक्स्ट स्लाइड पढ़ा है, नेक्स्ट स्लाइड में भी मेरे को कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड पढ़ा है, उसमें भी मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर करंट स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो ये सही है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो। बट सिर्फ कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने की वजह से आप लोगों का पीवाईक्यू या गेट नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने नोट्स बना लेना है, आपको नोट्स मिल गया, आपने नोट्स बना लेना है, फिर क्या करना है, रात को आप लोग रिवीजन कर लो। ठीक है, ये पर डे का है, लेक्चर किया, नोट्स बनाया, रिवीजन, फिर दूसरे दिन का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। अब ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने के पहले 5 मिनट कल का जो रिवीजन किया है वो कर लो, कल जो पढ़ाया है। सेम प्रोसीजर यहां पर भी करना है, आपको नोट्स बनाना है और फिर रात को क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। यही चीज आपको वीक में करनी है। ठीक है, यही चीज आपको क्या करना है, वीक में करना है। अब बीच में आपको डीपीपी मिल गई, आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये लेक्चर 7, सेम प्रोसीजर, सेम चीज करनी है। अब आता है आपका वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन, वीकली रिवीजन कैसे करना है, इस दिन जो पढ़ा 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 है, ये पूरे लेक्चर जो पढ़े हैं वो आपको वीकली रिवीजन करना है। अगर आप ये वीकली रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप अगर सही ट्रैक पे हो, नहीं, आप बिल्कुल भी सही ट्रैक पे नहीं हो। ठीक है, जो भी बच्चा रोज रिवीजन नहीं कर रहा है,
क्या उसका गेट में मार्क्स आएगा? मैं लिख के देता हूँ, मार्क्स नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क्स, आई मीन जस्ट क्वालिफाई होगे। अगर आप ये रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप गलत दिशा में हो, हाँ जी आप गलत दिशा में हो। आप दूसरे दिन रिवीजन नहीं कर रहे हो, क्या आप गलत दिशा में हो? हाँ जी आप गलत दिशा में हो। अगर आप वीकली रिवीजन नहीं करो तो क्या आप गलत दिशा में हो? आप गलत दिशा में हो। उसके बाद में एक होता है पर डे रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन और एक होता है मंथली रिवीजन। जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद में आप रिवीजन करने के लिए जा रहे हो तो उसको हम लोग मंथली रिवीजन कहते हैं। हालांकि अभी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप नॉर्मलाइजेशन का रिवीजन जो है वो कर सकते हो, तो वो हो गया आपका मंथली रिवीजन टाइप का। वीकली रिवीजन जैसे अभी रिलेशनल अलजेब्रा चल रहा था तो उसका वीकली रिवीजन, अभी एसक्यूएल चल रहा है तो पर डे का रिवीजन। अगर आप ये रिवीजन नहीं करके आओगे तो मेरे ऊपर लोड होगा, मतलब एक दो बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो ये आपको पर डे रिवीजन करना है, ये आपको पर डे रिवीजन करना है, हर एक दिन पर डे रिवीजन करना और ये वीकली रिवीजन करना। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अच्छे से रिवीजन भी किया तो भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 2 डिजिट रैंक लेके आ सकते हो आराम से। अगर अच्छे से आपने वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन के ऊपर फोकस किया, सिर्फ अगर आप बोलोगे कि आप पढ़ के अगर गेट में फोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब जो बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, ठीक है, जो बच्चा सिर्फ फाउंडेशन करेगा, जो भी बच्चा पढ़ेगा, जो भी बच्चा अपना फाउंडेशन पढ़ेगा, ये सिर्फ आपको 28 से 30 मार्क्स लेके आएगा, 28 से 30 मार्क्स, एंड इट इज ऑफ नो यूज। मतलब जो भी बच्चा रोज क्लास में आता है, बैठता है, शिद्दत से पढ़ता है, उसको सब समझ में आता है, लेकिन वो रिवीजन नहीं करता है, वो वीकली रिवीजन नहीं करता, वो मंथली रिवीजन नहीं करता है, वो चाहे फर्स्ट रैंकर हो अपने कॉलेज का या वो फर्स्ट मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर भी हो, तो भी उसको जो है 28 से 30 मार्क्स आएगा, विच इज ऑफ नो यूज। जो बच्चे का फाउंडेशन क्लियर है, ध्यान से सुनना, जो बच्चे का फाउंडेशन क्लियर है और वो रिवीजन बड़े अच्छे से कर रहा है, ठीक है, उसको आप मान के चलो कि 40 टू 60 के बीच में मार्क्स आएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप पीवाईक्यूज इंक्लूड कर दो तब ये बढ़ जाता है, 65 हो जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आपने मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट 30 मॉक टेस्ट अगर इंक्लूड कर लिया, ठीक है, देन इट विल बी मोर देन 65, देन इट विल बी मोर देन 70, तब आपका मार्क्स 70 के ऊपर चले जाता है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ फाउंडेशन जो है ना वो आपको 28 से 30 मार्क्स का ही देता है। मतलब अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ आपको 28 से 30 मार्क्स आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर सिर्फ आपको गेट कट ऑफ भी नहीं क्लियर करने देता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर की एक्चुअली कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है आपकी रिवीजन की। रिवीजन अगर आपने अच्छे से किया तो आप मान के चलो आपका 20 से 25 मार्क्स 30 मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया, पीवाईक्यू फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, 60 टू 70% ही होता है, क्योंकि अलग तरीके का क्वेश्चन होता है। हम लोग जिंदगी भर तो सिर्फ ये पढ़े ना कि फ्लैट फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है, 10 लाइन लिखो। तो आपने तो ये 10 लाइन लिखने का ही हम लोगों ने हमेशा से ट्रेनिंग ली है, हम लोगों ने गेट पढ़ा ही नहीं है। गेट अभी समझ में आ रहा है, अच्छा गेट के क्वेश्चंस भी अलग होते हैं, गेट का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। तो अगर सिर्फ आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो भी 40 टू 60 मार्क्स आएगा। अगर पीवाईक्यू और 30 मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है, इसमें ही आपका यहाँ पर डीपीपी इंक्लूड कर दे रहा हूँ, डीपीपी एंड वीकली टेस्ट, ठीक है। ये ना डीपीपी का इतना लोड मत लो, इतना गुस्सा मत करो मेरे पे डीपीपी और प्रैक्टिस शीट का। ये अभी मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग ऐसा मत मानो कि अरे सर आपका सब्जेक्ट हो गया, हमको मिला नहीं, हमको ये हमको वो नहीं है, रिवीजन नहीं करते हैं सर, डीपीपी चाहिए। बस डीपीपी किस लिए चाहिए सर? लेके स्टोर कर देना है। एक फोल्डर बनाया डीपीपी डीबीएमएस का, मिल गया टेलीग्राम पे, कहीं पर भी मिल गया नोट्स में, उसको कॉपी पेस्ट करके स्टोर कर लिया। कब करेंगे? जब मुहूर्त आएगा तब। अभी तो कॉलेज में मेरा कुछ सीन चल रहा है ना ब्रो, ठीक है, कॉलेज में कुछ सीन चल रहा है, कॉलेज का सीन जब भी सॉर्ट आउट होगा ना ब्रो तभी मैं पढ़ने के लिए जाएगा। अगर ऐसा सोचते रहेगा कभी नहीं होगा। कॉलेज का सीन एक खत्म होगा दूसरा चालू होगा। सो ये चीज करनी है आपको, अगर आप ये चीज करते हो तो ही होगा, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है फिर। देखो दोनों में फर्क बताता हूँ। एक बच्चा है जो कुछ नहीं करता है, ठीक है, इसने 10 महीने कुछ नहीं किए, 10 मंथ्स इस बच्चे ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मूवीज देखा है इसने, सिर्फ मूवीज देखा है। अब आप लोग समझ जाओ, ठीक है, सिर्फ मूवीज देखा है, कुछ नहीं किया है। एक बच्चे ने यहां पर, ठीक है, 10 महीने सिर्फ फाउंडेशन पढ़ा है, ठीक है, रोज 4 घंटे की क्लास करता था, रोज 4 घंटे की क्लास करता था, नो रिवीजन, देयर इज नो रिवीजन, एवरी डे 4 आवर क्लास, नो रिवीजन एट ऑल। 4 घंटे रोज पढ़ता था, कोई रिवीजन नहीं, कोई डीपीपी नहीं, कोई वीकली नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं। ये बच्चा और ये बच्चा गेट के एग्जाम के बाद में ये भी कुछ नहीं कर सकता है, ये तो ऑलरेडी कुछ नहीं कर सकता है। मतलब इसने 10 महीने से चिल किया है, इसने 10 महीने रोज 4 घंटे पढ़ा है, मतलब लेकिन इसने गलत डायरेक्शन में पढ़ा है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भी 28 मार्क्स आएंगे। 28 मार्क्स में कुछ नहीं मिलता है, इसको भी 28 मार्क्स आएगा, इसको भी कुछ नहीं आएगा। फिर क्या करोगे? एक साल रिपीट करोगे। कहने का मतलब है फिर आप अगर रिवीजन स्किप कर रहे हो तो इस साल गेट नहीं, आप अगले साल का फिर देखो। सर ऐसा क्यों बोलते हो, इतना बुरा क्यों बोलते हो? इसको बुरा बोलना नहीं बोलते, इसको सच्चाई बोलना बोलते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, दिस इज रियलिटी। हालांकि ये सब चीजें भी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पढ़ाओ ना, पढ़ने के लिए आया मैं, मेरा एक साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, मैंने यही सब किया था, मेरे को वापस नहीं सुनना है। बाकी के बच्चों को मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है, काश ये पहले सीख लिए होते। ये चीज मान के चल लो, आप ना जहां भी पढ़ते हो वहां पे एक स्टिकर चिपका दो, नो रिवीजन नो गेट। रिवीजन बहुत इफेक्टिव नहीं होता। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि रिवीजन करे कैसे? कुछ नहीं करना है रिवीजन, जो चीज मैंने पढ़ा है स्लाइड रोज देखते जाओ, बस यही रिवीजन होता है। रिवीजन कैसा मालूम है? रिवीजन जो है ना, सबसे सबसे बोरिंग काम जो है वो रिवीजन है, सबसे बोरिंग। पढ़ना आसान है,
सबसे गंदा काम जो है ना वो रिवीजन है। अरे यार क्या पढ़ना, रोज वही पढ़ना, कल भी वही पढ़ा, आज भी वही पढ़ा, परसों भी वही पढ़ना है, रोज रोज वही पढ़ना है, कौन पढ़ेगा यार ये रोज रोज। सबसे बोरिंग और सबसे इनफेक्टिव काम है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो सब्जेक्ट भूल जाओगे। ए इस बार अभी भी यही रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा, कल भी वही रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, 1 महीने बाद भी रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, 1 महीने बाद भी रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, 2 महीने बाद में अरे मेरे को आता है रिलेशनल अलजेब्रा, अरे 4 महीने बाद मेरे को अभी भी पूरी कॉन्सेप्ट याद है। एग्जाम के टाइम पे अरे ब्रो इसका तो इजी है ब्रो, ये रिवीजन का है। शुरुआत के 3-4 महीने में लगा अरे क्या कर रहा हूँ, बोरिंग है बोरिंग है बोरिंग है। फिर 6 महीने के बाद में आई नो ब्रो, यू कैन आस्क मी, क्यों? क्योंकि रिवीजन है। और दूसरा बच्चा जो बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहा, ए ब्रो आई एम वेरी स्मार्ट, हाँ मैं ना टेलीग्राम पे सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ, मेरे को आता है, तू मेरे को पूछ के देख टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे तू मेरे को पूछ के देख, देख कोई अगर फटक करके अगर एक क्वेश्चन भी डाला ना, मैं फटक करके उसको तुरंत आंसर करता हूँ। बट ना ब्रो, मैं ना रिवीजन नहीं करता ब्रो, मेरे को आता सब है, मैं डाउट बहुत तेज क्लियर करता, बट मैं रिवीजन नहीं करता ब्रो। ऐसे करते करते 6 महीने बाद ब्रो डीवीएम इज लॉस्ट ब्रो, नहीं आता, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सच्चाई। इसको जितने तेजी से एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा मार्क्स ले आओगे गेट में। नहीं तो देखो मैंने बड़ा सिंपल बोलता हूँ, 10 महीने पढ़ना है और अगर गलत डायरेक्शन में पढ़ना है तो पढ़ के कोई मतलब नहीं है, या तो चिल करो, गांव जाओ, 6 महीने 8 महीने घूमो, क्योंकि वैसे भी वो उसका वो रिवीजन नहीं कर रहा, सॉल्व नहीं कर रहा, तो उसका भी नहीं गेट में होने वाला, मेरा भी नहीं होने वाला। वी आर ऑन द सेम पेज ब्रो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लें आज का टॉपिक, बहुत हो गया। ठीक है, होमवर्क हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक में, आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो है फंक्शंस, जो है वो डिस्कशन करना है। फंक्शंस लाइक इन, फंक्शंस लाइक नॉट इन। अभी एक बच्चा डाउट लिख रहा था कि सर इन वाले क्वेश्चंस मेरे पीवाईक्यूज के नहीं हो रहे। अरे भाई पढ़ाए नहीं तो कैसे होंगे, ठीक है। इन, नॉट इन, ऑल, एनी टाइप के क्वेश्चंस, और एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये हैं बड़े इजी, मतलब एक कैचिंग पॉइंट है। अगर वो कैचिंग पॉइंट आ गया तो आज मैं ये पूरा सिखा दूंगा। अगर तुम लोगों ने आज मेरा 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 ये टॉपिक है कि आज अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो कल मैं आप लोगों को, ठीक है, एसक्यूएल की प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, कल पक्का दे दूंगा। आज आ गई मेरे पास, सॉरी सॉरी, पक्का एसक्यूएल की प्रैक्टिस शीट आ गई है, कल दे दूंगा मैं, ठीक है। और मतलब प्रैक्टिस शीट तो दूंगा ही, और कल हम लोग उसके क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास में, कल की बात कर रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि इसको कंप्लीट करना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन यूज्ड फॉर नेस्टेड क्वेरीज। तो एक्चुअल में ये फंक्शन यूज कहां पर होते हैं? ये फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरे को ना, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ाएगा, तो थोड़ा मेरा एनर्जी डाउन रहेगा, तो प्लीज एडजस्ट इट, ठीक है। चलो, फंक्शन यूज फॉर नेस्टेड क्वेरीज। तो हमारे पास में ये फंक्शंस है, इन, नॉट इन, एनी, ऑल, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये फंक्शन बेसिकली कहां पे कनेक्ट करता है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शन यूज फॉर नेस्टेड क्वेरीज। अगर हम लोग नेस्टेड क्वेरीज में जा रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग द नेस्टेड क्वेरीज, तो हम लोग रिलेट कहां पे करेंगे? तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, तो यहां पर ये फंक्शन यूज होता है। यहां पर आप इन लिख सकते हो, बट क्यों लिखूं मैं, जरूरत क्या है? कल इतना तो पढ़ा के दिया, हो गया ना? नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यूज क्या होता है, मतलब बिना क्या इसको पढ़े भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको पढ़ के हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो सकती है। क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये आउटर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी है। जब ये आपके पास में आउटर क्वेरी है और ये इनर क्वेरी है, तो इस आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी पे हम कहां पे, वेयर के पास में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, वेयर के पास में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आज जो भी फंक्शंस में पढ़ाऊंगा वो बेसिकली यहां पर यूज होने वाला है नेस्टेड क्वेरीज में। मतलब आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी के जंक्शन पे ये यूज होता है, ठीक है। इन, नॉट इन। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो सेलेक्ट में इन लिख रहे हैं, सेलेक्ट में नॉन इन लिख रहे हैं, सेलेक्ट में इन लिख रहा हूं, सेलेक्ट में ऑल लिख रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास में फंक्शंस होते हैं, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे इन हो गया, नॉट इन हो गया, ऑल हो गया, एग्जिस्ट हो गया, नॉट एग्जिस्ट हो गया। ये जो टाइप के हमारे पास में फंक्शंस हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं कोरिलेट करने के लिए। तो कोरिलेट करने के लिए हम लोग कहां पर यूज करते हैं? कोरिलेट करने के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं, एंड मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू वेयर, ठीक है। यहां पर हम लोग जो है वो ये आज सारी चीजें लिखेंगे। अब इसमें फर्क क्या है? इन, नॉट इन, एनी में क्या फर्क है? एनी और ऑल में क्या फर्क है? एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट में क्या फर्क है? ये सारे फर्क बताने के लिए चलो आगे चलते हैं। बट आगे बढ़ने के पहले आप ये मान के चलो कि ये जो स्टार्टिंग के ये तीन है, ठीक है, ये नेस्टेड क्वेरीज विदाउट कोरिलेशन में यूज होता है। बेस्ट सुटेबल फॉर स्टार्टिंग का तीन, इन, नॉट इन, एनी, ऑल, ये जो तीन फंक्शंस हैं, ये विदाउट कोरिलेशन वाले क्वेरीज में बेस्ट सुटेबल फॉर विदाउट कोरिलेशन, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, बेस्ट सुटेबल फॉर विद कोरिलेशन। कल मैंने आप लोगों को बताया था विदाउट कोरिलेशन और विद कोरिलेशन। विदाउट कोरिलेशन में आउटर क्वेरी इनर क्वेरी में कोई भी लिंक नहीं होता है,
ये एग्जीक्यूट करके इसको वैल्यू देता है वेयर को, फिर ये अपना एग्जीक्यूट करता है। कोरिलेशन में क्या होता है, अगर आउटर एट्रीब्यूट को मैंने यहां पर यूज किया है तो ये कोरिलेशन होता है। कल एक मैंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, अगर वो एक्सप्लेनेशन की वीडियो अगर आप एक बार और जाके देख लेना, ठीक है, मे बी एक दो दिन के बाद में जब पीवाईक्यूज करोगे, जब कोरिलेटेड क्वेरीज के क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, तब वहां पर जाना और वहां पे वो समझने की कोशिश करना। हालांकि अभी भी आएगा, मैं वापस बता ही दूंगा, ठीक है, अच्छा आदमी हो, अच्छा इंसान हो, गंदा नहीं हो तुम्हारे जैसा, बता दूंगा मैं। तो अभी का पॉइंट ये है कि जो चार ऊपर के चार फंक्शंस हैं, दैट इज बेस्ट सूटेबल फॉर किसके लिए, बेस्ट सूटेबल फॉर नॉन कोरिलेटेड क्वेरीज के लिए। एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट विल बी बेस्ट सूटेबल फॉर कोरिलेटेड क्वेरीज के लिए। सर लिख दो ना, नहीं लिखा है, आगे आएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी रिक्वायर्स, ठीक है, इन एंड नॉट इन और टाइप ऑफ थिंग्स। सो इन, नॉट इन, एनी, ऑल, this is best suitable for what, best suitable for nested queries without correlation, exist not exist, this will be best suitable for what, best suitable for correlated queries, correlated nested queries, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी एग्जिस्ट आएगा तो ध्यान रखना कि कोरिलेटेड क्वेरीज है, चाहे गेट का क्वेश्चन हो चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो। अगर आपको कहीं पर भी एग्जिस्ट आएगा, नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो आप लोग ये ट्राई करना कि ये कोरिलेटेड क्वेरीज होगा, ठीक है। कोरिलेटेड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट हो सकता है, और कोरिलेटेड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट कैसा, फॉर लूप जैसा काम करता है। ऊपर का एक टपल लेता है, मतलब अपर क्वेरी का एक टपल लेता है और बॉटम क्वेरी के सारे टपल्स के साथ में क्या करता है, मैच करता है, जो भी कंडीशन दी हो। इक्वल होगा तो इक्वल देखेगा, ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन होगा, उस हिसाब से। वैसे आज भी है हमारे पास में कोरिलेटेड क्वेरीज की कॉन्सेप्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मला कळलं तुम्ही काय सांगतो, ओके, मुझे ये पता चल गया कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक है, खूब सोप्पा है, सरस छे सर, मैं તમારા માટે खूब सरल बनाऊं છું, यही बोलते हैं, ठीक है, लीव अपार्ट, जोक्स अपार्ट। मेरा पॉइंट ये है कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अभी तक मैंने ये बताया कि कभी कभी दो क्वेरीज में रिलेट करने के लिए हमारे पास में फंक्शन होता है, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शंस इस तरीके के होते हैं, इन, नॉट इन, एनी, ऑल, और दूसरा एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। ये ऊपर वाले जो फंक्शन है दैट इज बेस्ट सूटेबल फॉर विदाउट कोरिलेशन, नॉन कोरिलेशन, एंड एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट सूटेबल फॉर कोरिलेटेड। तो अब आप थोड़ा अलार्मिंग रहना कि अगर कहीं पर भी एग्जिस्ट आएगा, नॉट एग्जिस्ट आएगा, तब आप ट्राई करो कि ये तो कोरिलेटेड होगा ही होगा, मैक्सिमम 99 केसेस में, 90 केसेस में, ठीक है। चलते अब देखते हैं आगे एग्जांपल की, ये जो मैं एक्चुअली पढ़ाने वाला हूं ये बेसिकली करना क्या चाहता है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में सबसे पहली क्वेरी ये वाली आई है, ऊपर देखना, ठीक है। अब मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कहां से एग्जीक्यूट होगा, पहला फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद में वेयर सैलरी, ठीक है। अब वेयर सैलरी, अब ये सैलरी का हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के लिए रेडी होगा कि रुक भाई मैं सैलरी का हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करूंगा। मतलब पहला देखेगा फ्रॉम कहां पर, फ्रॉम एम्प्लॉय, अच्छा ये एम्प्लॉय का टेबल है, उसके बाद में वेयर दिखा, जैसे ही वेयर देखेगा वो अपने आप को रेडी कर देगा कि मेरे को हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है। ब्रो तू कंडीशन बता, अब वो देखेगा सैलरी के कॉलम का हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, आप कंडीशन बोलेगा ग्रेटर देन, बोलेगा ठीक है चल ग्रेटर देन है, ओके मैं रेडी हूं, अब आगे का क्वेरी एग्जीक्यूट कर। जब वो आएगा सेलेक्ट फ्रॉम, तो अब उसका प्रेफरेंस क्या होगा, फर्स्ट। तो एक्चुअल में देखोगे तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है, आउटर क्वेरी या इनर क्वेरी, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अब ये फर्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, अब ये दूसरा यहाँ पर, मतलब सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब है कि पहले इनर क्वेरी में एक्चुअली नंबरिंग ये चालू होनी चाहिए, समझ गया। हालांकि ये तो बताया मैंने। अभी क्या करेगा, इनर क्वेरीज पे आएगा, इनर क्वेरी पे लिखेगा फ्रॉम एम्प्लॉय वे डिपार्टमेंट नंबर 5, ओ ब्रो नाइस ब्रो। अब इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कर दी, किसने की, इसने की, फ्रॉम एम्प्लॉय वे डिपार्टमेंट नंबर 5, इसने खटक करके हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कर दी, ये चलेगा, इसको नहीं लेगा। अब क्या रिट्रीव कर रहा है, सेलेक्ट सैलरी, तो अब आपके पास में एक दूसरा टेबल बन के आ गया यहाँ पर, और इस दूसरे टेबल में आपने लिखा सैलरी एंड वैल्यूज। अब क्या किया, इसने क्या किया, वर्टिकल पार्टीशनिंग कर दी, तो सैलरी यू विल गेट 60, यू विल गेट 80 एंड देन यू विल गेट 40। अब ये बोलेगा वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये देखना वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, ठीक है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सैलरी ऑफ 60, 80 एंड 40। अब ये मेरे को गाली देगा, बोलेगा तेरे को समझता नहीं है क्या, मतलब क्या नहीं समझता है, बोलेगा तेरे को पता है ना, कल भी तूने यही बताया था ना कि ये जो है वो स्केलर वैल्यू है, वेयर के पास में जब तू सैलरी लिख रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो तो एक रिकॉर्ड ही एक्सपेक्ट करेगा, मतलब सैलरी की वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा। तू इधर सेट में लेके आ गया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या है ना, ये वाला जो टेबल है ये सेट में लेके आ गया है, और ये वाला एक कांस्टेंट वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब इट्स नॉट लाइक दिस, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सैलरी ग्रेटर देन 20 लिखता तब इसके लिए इजी हो जाता, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है। लेकिन जब आप लिख रहे हो सैलरी इज ग्रेटर देन द सेट ऑफ सैलरीज, तब ये क्या करेगा, ये वाला क्वेरी जो है ना वो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है, ये आपको एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा, ये बोलेगा कि भाई तू तो यहाँ पर मेरे को क्या करता था, हमेशा से तूने तो यही बोला है ना कि वो एक टपल को इक्वेट करेगा, स्केलर वैल्यू इक्वेट करेगा, मतलब ये सिंगल वैल्यूज एक्सपेक्ट करेगा सैलरी वाला। अब तू मेरे को यहाँ पे एक टेबल लेके आ गया और टेबल बोल रहा है, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एसक्यूएल कंफ्यूज हो गया, बोलेगा तुम यहाँ पे कल से बोल रहे हो कि एट्रीब्यूट का इक्वेशन ट्राई करेगा, सॉरी नॉट एट्रीब्यूट, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू टाइप का एक्सपेक्ट करेगा। तुम मेरे को ये सेट ऑफ वैल्यूज लेके आ रहे हो। अगर एक सिंगल, इसका आंसर अगर सिंगल होता तब ये एग्जीक्यूट करके आंसर दे देता था, तब ये क्या करेगा, एरर करेगा। तो इस टाइप की क्वेरी से बचने के लिए हमारे पास में एग्रीगेट फंक्शन है। समझ में आ गया व्हाई वी आर यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शन। सो वी आर यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शंस लाइक इन, नॉट इन। तो वो जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हमको ये बताएगा
कि भाई वेयर तू टेंशन मत ले, तेरा इलाज करने के लिए जब भी अगर एक वैल्यू को सेट ऑफ वैल्यू में जब जाके चेक करना होगा तब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कांस्टेंट वैल्यू देता, जैसे ये दूसरी क्वेरी देखो, दूसरी क्वेरी में क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार, अच्छा स्टार क्या करता है, पूरे रिकॉर्ड्स देता है आपको, पूरा एट्रीब्यूट देता है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सैलरी मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। अब ये क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट नंबर 5 की पार्टीशनिंग किया इसने, टेबल एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी 60 80 40। अब ये क्या करेगा, यहां पर मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, आंसर विल बिकम 80। अब ये सैलरी इज ग्रेटर देन 80, अब ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग पे वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए करेक्ट देगा सैलरी इज ग्रेटर देन 80, तो ये बोलेगा सैलरी इज ग्रेटर देन 80, तो ये क्या करेगा, ये आंसर दे देगा आपको 4D 90 एंड 2, व्हाई, बिकॉज़ द सैलरी इज ग्रेटर देन 80। अच्छा ये जो है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए ये इक्वेट कर सका, मतलब कहने का मतलब है कि 90 इज ग्रेटर देन 80, ये इस पे इक्वेट कर सका। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इक्वेट करने के लिए इसको सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है, इसको 60 80 40 मतलब ये पूरा टेबल मिल रहा है, तो ये क्या बोलेगा, ये मना कर देगा, एंड दैट इज नथिंग बट द एरर। तो इस टाइप की चीजें ना हो, इस टाइप की चीजें की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास में फंक्शन होता है जिसको हम लोग इन फंक्शन कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एवरीवन, प्लीज ट्राई टू लेट मी नो, समझ में आया ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, ठीक है। सो बेसिकली ये सेट ऑफ वैल्यूज को जब कंपेयर करने जाएगा तो एरर देगा, यहां पर ये स्केलर वैल्यू है इसलिए ये एग्जीक्यूट कर देगा, क्लियर है, बता दे चलना, इज इट क्लियर। डन है, समझ गया, बस अब इतना ही मिलेगा। अब चलो आगे चलते हैं, तो अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में फंक्शन आता है, ठीक है, एंड दैट इज, ये तो सेम ही है। अब हमारे पास में फंक्शन आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन फंक्शन कहते हैं। इन फंक्शन क्या कहता है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन, ठीक है, एवरीवन प्लीज प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसको मैं एक छोटी छोटी चीज से समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को आ जाएगा। पहला क्या कहता है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इन फंक्शन क्या करता है हमारे पास में, इन फंक्शन जो है इट इज यूज फॉर मेंबरशिप टेस्ट, ठीक है। अब अगर किसी ने बोला कि इन फंक्शन क्या है, तब आपको बोलना है कि ये मेंबरशिप टेस्ट के लिए यूज करता है, ठीक है, मेंबरशिप टेस्ट के लिए यूज करता है। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मेंबरशिप सेट थ्योरी का एक मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल एक्स दैट बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड 4, अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, और x बिलोंग करता है इन वैल्यूज में, तो x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है। सेट में मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट होता है जहां पर ये बोला जाता है कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, मतलब या तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब कहने का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर अगर समझो x की वैल्यू 1 हो सकती, आई मीन y जो है y की सेट ऑफ वैल्यूज है, y की सेट ऑफ वैल्यूज है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है। तो अब ये क्या करेगा, जब आप ये इन फंक्शन यूज करोगे तो ये मेंबरशिप चेक करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी x की वैल्यू 1 है और वो मैं जाऊंगा चेक करने के लिए इन y में, और y की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, तो x की वैल्यू 1 इन 1, तो ये क्या करेगा, ट्रू दे देगा। दूसरा एग्जांपल, अगर x की वैल्यू 2 है, 2 देगा, क्या x की वैल्यू इन y सेट ऑफ वैल्यूज में है, अगर है तो ये ट्रू दे देगा, मतलब व्हेन इट विल गिव यू द ट्रू आंसर, ये ट्रू कब देगा, ट्रू इफ x वैल्यू इज अ मेंबर ऑफ y सेट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि समझो कि अगर x की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है, और आपने इन फंक्शन यूज किया है, तो इन फंक्शन आपको ये बताता है कि आप अब मेंबरशिप जैसा टेस्ट कर सकते हो। तो अब ये जो x जो होगा, देन इट विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, मतलब अब वो एक एक वैल्यू उठा के चेक करेगा कि क्या मैं इसका मेंबर हूं या नहीं। तो अगर ये y की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, x इट इज इक्वल्स टू 1, अगर ये 1 में है तो ये इसके लिए क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि x शुड बी प्रेजेंट इन सम वैल्यूज ऑफ y, हाँ, और x शुड बी इक्वल्स टू एटलीस्ट टू 1 वैल्यूज ऑफ y, हाँ, बट सम तो कंडीशनल ज्वाइन में आता था रिलेशन में, हाँ, तो इनका मतलब भी कंडीशनल ज्वाइन है, हाँ, यस। बेसिकली what we, अरे हट भाई, the x value must be equal to some value of y set, in can be used as a equijoin in a queries। equijoin क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो जहां कहीं पर भी सम आता है तो सम हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वाले कंडीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाले कंडीशन की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल, ठीक है।
अब आप बोलेंगे सर नेचुरल जॉइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा। इक्वी जॉइन क्या होता है? इक्वी जॉइन इज बेसिकली, ठीक है, जब आपकी कंडीशन क्या हो सकती है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या फिर इक्वल्स टू। तो जो इक्वल्स टू वाली कंडीशन होती है उसको हम लोग इक्वी जॉइन कहते हैं। इक्वी जॉइन का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू यहां पर आनी चाहिए, मतलब वैल्यू सेम कर रहा है, तो इसको हम लोग इक्वी जॉइन कहते हैं। मतलब अगर आपको कहीं पर भी इन दिखा तो आपको ये बोलना है इट शुड बी सम वैल्यू ऑफ वाई। सम वैल्यू ऑफ वाई का मतलब क्या हो गया? इक्वी जॉइन हो गया। लेट्स ट्राई टू टेक द एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अ बेटर वे। सबसे पहले तो आप लोग ये कंडीशन यहां पर देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में हमारे पास में एक वैल्यूज लिखी है एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक टेबल है आर ए बी और दूसरा टेबल है एस बी सी, ठीक है। आर ए बी एस बी सी, और प्रोजेक्ट क्या किया? इसका ज्वाइन किया, नेचुरल ज्वाइन किया आपने। नेचुरल ज्वाइन इज बेसिकली आल्सो इक्वी ज्वाइन, बट यहां पर आपने ए बी रिट्रीव किया है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। देखो, जब भी आपको एसक्यूएल समझ में ना आए या जब भी आप लोगों को, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा ना समझ में आया, उसका एक ही तरीका है टेबल बनाने का। लेकिन आप लोग बैठे आलसी लोग, टेबल बनाना है नहीं। जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। लेट्स कंसीडर दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स वाई एंड जेड। जब आप पहले ये एग्जीक्यूट करोगे आर ए कॉमा बी एस बी कॉमा सी, आपने क्या रिट्रीव किया है? आपने रिट्रीव किया ए बी, ठीक है। आपने क्या रिट्रीव किया? आपने रिट्रीव किया ए बी आर ज्वाइन एस का। आपने ज्वाइन किया, एक्स की वैल्यू एक्स हो गई, आ गया, वाई की वैल्यू वाई हो गई, आ गया। लेट्स कंसीडर दिस इज ए1, दिस इज ए2, दिस इज सी1, दिस इज सी2। तो ए1 एक्स, ठीक है, एक्स सी1, a2 y y and then c2। natural join है, so you can remove one attribute, a1 x c1 a2 y c2। अब सेम इसी चीज को how I will write with the help of this। now try to understand। अब मेरे पास में क्या है? यहाँ पर इक्वी जॉइन है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ये चेक करूंगा क्या इस b की वैल्यू, क्या इस b की वैल्यू में है या नहीं है, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम r where r डॉट b इन सेलेक्ट b फ्रॉम s। तो अब ये क्या करेगा? पहले b की वैल्यू निकाल देगा ये, ठीक है, पहले ये। अब ये b की वैल्यू क्या होगा? ये x होगा और ये y होगा। अब फ्रॉम आर वेयर आर डॉट बी, ठीक है, आर डॉट बी जैसे ही आप वेयर लिखते हो ये क्या करता है? एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करता है। पहले ये पार्टीशनिंग करेगा किसकी? a1 डॉट एक्स की, सॉरी a1 x की। अब ये बोलेगा आर डॉट बी, ये आपका बी है और ये ए है, आर डॉट बी इन दिस, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन ये है, इन दिस, इसके लिए ट्रू होगा, इसके लिए ट्रू होगा तो सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट आर डॉट स्टार है बेसिकली ये, एंड देन यू विल गेट a1 x। फिर अब ये जाएगा वेयर वाला दूसरे पार्टीशनिंग पे, दूसरा पार्टीशनिंग है a2 y, अब इस पे जाएगा y इन दिस, अब ये चेक करेगा हाँ, and then you will get a to y। so this is a query that you can execute with respect to what, और ये हर एक रिकॉर्ड के लिए चेक करेगा। did you get my point everyone? clear है? अरे बताओ, is it clear? everyone understood? so how the in is working? हाँ, b में z भी आएगा, ये z भी आएगा, but the value will not be equal। ये अयान भाई तू रोज ही लिखता है यार, तू रोज लिखता है, क्लियर नहीं हुआ। but in earlier example was not compared with table, yeah it was not compared with table। देखो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, इनका मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एवरीवन प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन। अब जब आप ये लिखते हो, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। अब आपने क्या लिया? 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल के लिए जब आप ये लिखते हो तो ये इन होता है। ये जब भी आप वेयर लिखते हो ना, जब भी आपने लिखा वेयर आर डॉट बी इन सेलेक्ट बी फ्रॉम एस, फ्रॉम एस, तो जब आप वेयर आर डॉट बी लिखते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड के ऊपर फोकस करता है। तो उसने एक रिकॉर्ड ले लिया 1, अब वो चेक करेगा 1 इन 1, तो इसके लिए क्या करेगा? ट्रू करेगा और ये सेलेक्ट कर लेगा। फिर वेयर आर डॉट बी में वो सेकंड रिकॉर्ड उठाएगा 2 इन 2 इन दिस, तो उसके लिए ट्रू कर देगा, ये भी सेलेक्ट करेगा। फिर थर्ड रिकॉर्ड के लिए जाएगा 3 इन 3, इसके लिए ट्रू कर। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 5 होता तो 5 इन दिस, ये रॉन्ग हो जाता, सो 1 2 एंड 3 विल गेट सेलेक्टेड। अंडरस्टूड? देखो आप लोग, ठीक है, आप लोग एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर ये इन वाला फंक्शन है तो मैंने इतनी मस्त एक्सप्लेनेशन दी, कोई वैल्यू नहीं है। x वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ y।
सम का मतलब क्या होता है? कंडीशन। अब इन में क्या कर रहा है? मेंबरशिप चेक कर रहा है। तो ये कंडीशनल ना होकर इक्वालिटी कंडीशन, जिसको हम लोग इक्विजॉइन कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इक्वालिटी कंडीशन कहते हैं। तो अब इक्वालिटी के लिए हमारे पास में ये वाला कंडीशन मैंने ले लिया। अभी देखो, ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करूंगा, मैं सेम एट्रीब्यूट पे चेक कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए, चलो अभी आपका डाउट ही सब क्लियर कर देता हूं। लेट्स कंसीडर मेरे पास में जब भी डाउट हो, दो टेबल बना लो। जैसे ये आर हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये A1 5, ठीक है, A2 6, A3 7, 5 8, ठीक है, 7, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर मैं ये क्वेरी लिखता हूं, ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेरी लिखता हूं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। फॉर ऑल ऑफ ए, ठीक है, टेबल आर, टेबल आर है और टेबल एस है, ठीक है, टेबल आर एस। अब मैंने क्या किया, आर डॉट बी इट इज इक्वल्स टू एस डॉट सी किया। ये इक्विजॉइन की कंडीशन है, रिट्रीव ये किया। मैंने क्या किया, सिलेक्ट ए, और फॉर एग्जांपल सिलेक्ट आर डॉट ए, ठीक है, फ्रॉम टेबल आर वेयर आर डॉट बी, ओके, इट शुड बी इन। और फिर मैंने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट सी फ्रॉम फ्रॉम टेबल एस एंड वेयर, इसकी जरूरत ही नहीं है वेयर की, ठीक है। अब मैंने ये चीज किया, तो अभी क्या करेगा, आर डॉट बी इन सी, मतलब ये वाला कंडीशन, ये वाला आप ऐसे कर सकते हो। अंडरस्टूड? कोरिलेशन मत दिमाग में लेके आओ, ये एक्चुअली सारे रिकॉर्ड से करेगा। यार मैंने ना वो क्वेरी लिखी है ऊपर, ये क्वेरी आपको अगर आती है, नो, ये क्वेरी आती है यार, ऑपरेटर बोल लो, फंक्शंस बोल लो, जो बोल लो। इसका आंसर A1 A3 आएगा, क्लियर है? चलो, तो जरूरी नहीं है कि वो सेम एट्रीब्यूट हो। अच्छा, इट कैन बी डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दूसरे टाइप की क्वेरी देखना, आर ए बी एस सी डी, प्रोजेक्शन क्या किया, ए बी का किया है, ज्वाइन यूज किया है आर डॉट ए डॉट एस डॉट सी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही एलिमेंट को रिलेट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द होल टेबल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल भी रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां देखना, अब ये कहता है कि आर डॉट ए शुड बी इक्वल्स टू एस डॉट सी एंड आर डॉट बी शुड बी इक्वल्स टू बी डॉट डी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर देखना, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए बी वेयर ए कॉमा बी शुड बी इन सेलेक्ट सी डी फ्रॉम एस। तो इट्स नॉट लाइक इट यू जस्ट हैव टू इक्वेट टू कॉलम्स, आप दो कॉलम भी कर सकते हो क्योंकि सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर उसकी वैल्यू उसमें आ रही है तो लिखो, नहीं आ रही तो मत लिखो, ये ट्रू देगा। सो दिस इज बेसिकली द इन फंक्शन। इज इट क्लियर? क्लियर होगा? डन, ठीक है। चलो, अब इन वाला तो अपने को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा पॉज लेना, आप लोग थोड़ा सा पॉज लेना, मेरे को सिखाने की कोशिश करना, मतलब मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट दो टाइम प्रोसेसिंग के लिए, ले लो 1 मिनट, ले लो 2 मिनट, ले लो। जब भी समझ में ना आए टेबल बना लो, ठीक है। ये आर है, ये ए बी, और ये सी और डी। कंडीशन क्या कहता है, आर डॉट ए इट शुड बी इक्वल्स टू एस डॉट सी। लेट्स कंसीडर 3 5 6 9 7 8, ठीक है। दिस ए शुड बी इक्वल्स टू बी 3 5 6 9 8 9 10 11। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए बी फ्रॉम आर वेयर ए कॉमा बी। अब ये बोलेगा भाई पहला रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, इसने पहला रिकॉर्ड लिया 3 5, ठीक है। अब ये चेक करेगा इन, ठीक है। अब ये बोलेगा 3 5 6 9 8 9 10 11, 3 5 इन दिस, यस, इसके लिए ट्रू हो जाएगा। फिर जाएगा दूसरा 6 9 6 9 इन दिस, इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। 7 8 इन दिस, 7 8 नहीं आएगा, तो इट विल 3 5 and 6 9। So distinct AB, so the answer it will be producing, this is A, this is B, and then the answer will become 3 5 and then 6 9। Done? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, बताते चलना।
क्लियर है? ठीक है, चलो अब हमारे पास में दूसरे टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के फंक्शंस हैं। अब दूसरे टाइप के फंक्शंस हमने इन तो सीख लिया, ठीक है, इन तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के फंक्शंस में। दूसरे टाइप का फंक्शन जो होता है वो होता है एनी और ऑल वाला। अब ये इनमें और एनी में फर्क क्या होता है? ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस। इन में और एनी में फर्क क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इन और एनी, जब भी आप कभी भी इन लिखते हो तो मैंने आपको क्या बताया, इन क्या करता है, क्या ये वैल्यू इधर है, मतलब इक्वेट कर रहा है, तो ये इक्वी जॉइन का कंडीशन यूज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इक्वी जॉइन की कंडीशन यूज करता है, मतलब ये मेंबरशिप चेक करता है। इट इज यूज फॉर मेंबरशिप। ठीक है, क्या वो उसका मेंबर है या नहीं है, इतने से तो क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या ये उसका मेंबर है या नहीं है। अगर हमारे पास में एनी या ऑल फंक्शन आता है तो एनी और ऑल फंक्शन प्रिसीडेड बाय कंपैरिजन। ठीक है, एनी और ऑल फंक्शन प्रिसीडेड बाय कंपैरिजन, मतलब अगर हमको कंडीशनल ज्वाइन में, ठीक है, इस कंडीशन में इस कंडीशन की वैल्यू अगर इक्वल हटा दो, मतलब ग्रेटर देन बोल लो, लेस देन बोल लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दो, लेस देन और इक्वल टू बोल दो, नॉट इक्वल टू बोल दो, मतलब अगर इक्वल को छोड़ के अगर कोई भी चीज आती है देन वी हैव टू गो फॉर एनी और ऑल। सबसे पहले मैं एनी के बारे में बात करूंगा। एनी और ऑल फंक्शन प्रिसीडेड बाय सम कंपैरिजन, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिसीडेड बाय सम कंपैरिजन। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसा लिखूंगा, ग्रेटर देन एनी, ठीक है, प्रिसीडेड बाय सम कंपैरिजन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी प्रिसीडेड बाय सम कंपैरिजन, तो यहां पर आपको क्या है ना, यहां पर आपको जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, यहां पर जो है वो कंडीशन यूज हो रही है। अब मुझे पता है आप लोगों के पास में एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर मैं इक्वल्स टू एनी कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर आप इक्वल्स टू एनी करोगे, ठीक है, दैट शुड बी सेम एज राइटिंग इन। ठीक है, इक्वल्स टू एनी दैट शुड बी सेम एज राइटिंग एन, बट इसका भी कुछ लिमिटेशन है। अब आप बोलेंगे फिर एनी क्यों आया? ठीक है, इक्वल्स टू एनी सेम एज राइटिंग एन, क्योंकि एनी के पहले क्या है, कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए। अगर वो इक्वल वाला ऑपरेटर हो गया तो दैट शुड बी इक्वल्स टू इन, मतलब ये सेम क्वेरी को, ठीक है, ये सेम क्वेरी को इक्वल्स टू अगर मैं एनी लिख दूं यहां पर तो ये सेम इसका आंसर भी वही होगा, क्योंकि कंडीशन है। लेकिन अब मैं एनी के साथ में कुछ और भी कंडीशन यूज कर सकता हूं, जैसे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, मतलब इक्वल भी यूज ही कर सकते हो, हालांकि दैट विल बी सेम एज राइटिंग इन, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड दिस ऑपरेटर इज फॉर नॉट इक्वल। ओके, दिस ऑपरेटर एसक्यूएल में नॉट इक्वल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नॉट इक्वल बोलते हैं, वी कॉल दिस एज नॉट इक्वल। तो any used to represent conditional join query. Let's try to understand some concept related to this. For example के लिए अगर मेरे पास में ये पहला ये query देखो, ठीक है, first try to understand this query। ठीक है, any का मतलब क्या हुआ, any का मतलब अगर आप ये समझने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन एनी ऑफ y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन एनी वैल्यूज ऑफ y, एनी वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिखूंगा तो x की वैल्यू 2, इट इज ग्रेटर देन 3, नो, ग्रेटर देन 5, नो, ग्रेटर देन 7, नो। ठीक है, एनी का मतलब क्या हुआ, इट शुड बी ग्रेटर देन सम वैल्यू, या तो ऐसा बोल सकते हो, ये बहुत ऊपर चलेगा क्या, पहला है ये जो लिखा है, ये लिखा है x इज ग्रेटर देन एनी ऑफ y। ठीक है, x इज ग्रेटर देन एनी ऑफ y, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं ना, पर नीचे वाला चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन, अभी दिखा, दिख गया होगा, x इज ग्रेटर देन एनी वैल्यू ऑफ y, कहने का मतलब है कि ट्रू कब देगा, जब x वैल्यू इज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ y, किसी ने किसी एक वैल्यू, कम से कम अगर एक वैल्यू से ये ग्रेटर होगा तब इट विल बी गिव मी द आंसर। नाउ एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेरी। r एक रिलेशन है जहां पर a है, a एट्रीब्यूट है, दूसरा रिलेशन जहां b एट्रीब्यूट है, रिट्रीव a वैल्यूज ऑफ r, दोस आर मोर देन सम वैल्यूज ऑफ b। अब यहां पर सम आएगा, जैसे ही सम आएगा हम लोग कंडीशनल यूज करेंगे। इसका रिलेशनल अलजेब्रा क्या होगा, रिट्रीव करना है a, तो ज्वाइन लगाया r डॉट a इज ग्रेटर देन s डॉट b। ठीक है, ये इसका रिलेशनल अलजेब्रा हो गया। अब इसका रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेरी हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, ये सेम कॉन्सेप्ट यू कैन आल्सो ट्राई टू यूज बाय यूजिंग द एसक्यूएल क्वेरी। हमारे पास में भी एसक्यूएल क्वेरी होती है। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को, इसको मैं अगर एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसा करूंगा, आर एस फ्रॉम आर एस क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये कंडीशन लगा दी और ये डिस्टिंक्ट ए निकाल लिया। ठीक है, ये सेम चीज को हम लोग एसक्यूएल क्वेरी विदाउट नेस्टेड है। ठीक है, दिस वन इज विदाउट नेस्टेड, विदाउट नेस्टेड। ठीक है, अब आप बोलोगे बिना नेस्टेड का है तो नेस्टेड क्यों पढ़ा रहे हो, मैं एक्चुअल में नेस्टेड इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ क्वेरीज को हमको नेस्टेड की जरूरत पड़ती है। तो अभी मैं विदाउट नेस्टेड वाले के साथ में को रिलेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अच्छा ये काम कैसे कर रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जैसे यहां पर देखो कि ये जो a की वैल्यू दैट शुड बी लेस देन सम वैल्यूज ऑफ b, सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट a फ्रॉम r वेयर r डॉट a इज लेस देन एनी के पहले, एनी के पहले कोई ना कोई टाइप का क्या होगा, ऑपरेटर होगा, लेस देन एनी वैल्यू ऑफ सेलेक्ट b फ्रॉम s, सो दिस विल बी व्हिच इज नथिंग बट यूजिंग एनी। क्लियर, इन और एनी में समझ में आया, इन में क्या कर रहा है, इक्वालिटी कर रहा है, एनी में क्या कर रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, सम कंडीशन।
ठीक है, डन। अच्छा, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, देख लो देख लो देख लो। कोई डाउट है? डाइजेस्ट दिस। हाँ, बिना नेस्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन नेस्टेड समझने के लिए मैंने इसको बिना नेस्टेड इसलिए लिखा है ताकि आप कंपेयर कर सको। ठीक है, जब आप कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर एनी वाले क्वेरीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली एनी वाले क्वेरीज पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है? आपका दिमाग मैप नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बिना विदाउट नेस्टेड और इसके साथ में कोरिलेट करूंगा तब आपका दिमाग काम करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं रिलेशनल अलजेब्रा भी लिख लिख के लाया हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था मैं लिखूंगा टाइम जाएगा उसमें। हाँ, अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे तो भी परमव्रत भाई ऐसे ही करना है, जैसे वहां पर पिछले बार में मैंने लिखा था आपके पास। ठीक है, सेम सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे, ओके, चलो ये तो अभी बाद में बात करेंगे। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यू कैन आल्सो ट्राई टू यूज इट। फर्स्ट यू ट्राई टू डाइजेस्ट दिस वैल्यू, प्लीज ट्राई टू डाइजेस्ट दिस वैल्यू, देन ओनली विल मूव अहेड। क्लियर है? बताते चलना। नेस्टेड, क्या कंफ्यूज कर दिया? नेस्टेड लूप की तरह काम करता है। वो कब काम करता है आपका? जब अगर मैं इसका एट्रीब्यूट कोरिलेटेड क्वेरीज का मतलब क्या था, कल मैंने कोरिलेटेड क्वेरीज पढ़ाया था। कोरिलेटेड क्वेरीज मतलब अगर इसका एट्रीब्यूट यहां यूज करेंगे तो कोरिलेटेड, तो नेस्टेड जैसा काम करता है। ऐसे कैसे नेस्टेड भी विदाउट कोरिलेशन का है भाई? What it is confusing? What confuses you? Give me your confusion point where it is confusing. क्या कंफ्यूज क्या कर रहा है मुझे बताओ, बात कर लो अपना अपना। इसको पढ़ लो, डाइजेस्ट कर लो, देखो जब भी समझ में ना आए टेबल बना लो। टेबल बनाओ, बताओ मुझे, बताओ। I'll give you 2 minutes. हो गई बात, हो गई। कंडीशन रो वाइज चेक करेगा। चल, बहुत हो गया। ठीक है, इट्स इजी।
अब अगर मेरे पास में ऑल टाइप का होता है, ठीक है, तो ऑल टाइप की क्वेरीज को मैं कैसे लिखता हूं? एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में एक क्वेरी है, ये आर ए एस बी रिट्रीव ए वैल्यूज ऑफ आर, दोज आर लेस देन एवरी, दोज आर लेस देन एवरी। अगर a इज लेस देन एवरी b, इसको मैंने क्या सिखाया था आपको रिलेशनल अलजेब्रा में? ऑल वैल्यूज ऑफ a माइनस a इज ग्रेटर देन सम वैल्यूज ऑफ b, यही सिखाया था मैंने आप लोगों को। तो इसको हम लोग कैसे क्वेरी में कन्वर्ट करेंगे? इस तरीके से, ठीक है। ऑल वैल्यूज ये हो गई, दिस इज ऑल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, ये साथ में मैं लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को इजी पड़े, एंड a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम। लेकिन जब कभी भी हमारे पास में लेस देन एवरी आए, तो वी कैन ऑल्सो यूज लेस देन ऑल। इसके लिए डायरेक्ट क्वेरी वी कैन यूज इनटू द एसक्यूएल एंड यू कैन ट्राई टू सी दिस, ठीक है। ये क्या कहता है? आर डॉट ए, ठीक है, ये देखना, मतलब इस क्वेरी को, ये वाले वैल्यूज को, मतलब देखो, इसका क्वेरी मैंने आप लोगों को सिखाया था, एक्सेप्ट करके भी यूज कर सकते हो। सेलेक्ट, सेलेक्ट ए फ्रॉम आर, एक्सेप्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर, एक्सेप्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर एस वेयर आर डॉट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट बी। इसका क्वेरी आप लिख सकते हो एक्सेप्ट, क्या माइनस की जगह पर एक्सेप्ट बताया था, लेकिन ये वाले चीज को हम लोग डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी से भी लिख सकते हैं, व्हिच इज लेस देन ऑल। लेस देन ऑल मतलब आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट ए कर लो, व्हिच शुड बी लेस देन ऑल, एंड देन प्रोजेक्ट बी, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर वेयर आर डॉट ए इज लेस देन ऑल। तो इसके लिए लेस देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल, अगर आपके पास में ये कंडीशन होती है लेस देन ऑल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल, इसके लिए वी कैन डायरेक्टली यूज दिस टाइप ऑफ क्वेरी, एंड दिस इज वेरी इजी एज कंपेयर टू दैट। ये रिलेशनल अलजेब्रा है, रिलेशनल अलजेब्रा मैंने, ये नॉर्मल इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन रिलेशनल अलजेब्रा, इसका ये वाले टर्म का हम डायरेक्टली क्वेरी भी लिख सकते हैं। बताना जरा, ये चीज समझ में आई? ऑल समझ में आया आप लोगों को? सिर्फ ये छोटे वाले ब्रैकेट का लिखा है मैंने। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आना चाहिए भाई, बहुत ही सिंप्लीफाइड और नीट एंड क्लीन करके लाया हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, कम टाइम में ज्यादा सीख लो। अरे शैलजा कैसे नहीं आया? क्या नहीं आया शैलजा आपको? ठीक है, ये देखना, a इज लेस देन ऑल b, इसके लिए एक क्वेरी लिख दो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट a फ्रॉम r, ठीक है, वेयर r डॉट a इज लेस देन ऑल, इसके लिए दूसरी क्वेरी, इसके लिए एक क्वेरी, इसके लिए दूसरी क्वेरी, वेयर पे कंबाइन कर दो, दैट्स इट। रिलेशनल अलजेब्रा हम ऐसा लिखते थे, रिलेशनल अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इसको कन्वर्ट करके दूसरी क्वेरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, एक्सेप्ट वाला यूज करके। बट अगर डायरेक्ट ऑल के लिए, क्योंकि हमारे पास में ऑल के लिए फंक्शन है, ठीक है, हमारे लिए ऑल के लिए फंक्शन है। नहीं, सम जैसा कैसे हुआ? या एसक्यूएल में एक्चुअली नॉन प्रोसीजर है ना। देखो, ऑल में, रिलेशनल अलजेब्रा में ऑल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो रिलेशनल अलजेब्रा में, यहां से ध्यान से सुनो, रिलेशनल अलजेब्रा में ऑल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ग्रेटर देन ऑल, रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं? टोटल माइनस, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू सम। रिलेशनल अलजेब्रा में सम का कॉन्सेप्ट है, तो सम के कॉन्सेप्ट में हम लोग लेस देन और इक्वल टू यूज करते हैं, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू एसक्यूएल में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि r डॉट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल s डॉट b, तो इसकी एक क्वेरी लिखो, इसकी एक क्वेरी लिखो, काम खत्म हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल, इस ये देखना, अच्छा ये उल्टा लिखा था मैंने, रिट्रीव a वैल्यूज ऑफ r, दोज आर लेस देन एवरी वैल्यू ऑफ b, यहां पर देखो, ठीक है। रिट्रीव, रिलेशनल अलजेब्रा में ऑल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग जब रिलेशनल अलजेब्रा लिखते हैं, रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ a व्हिच इज लेस देन एवरी वैल्यू ऑफ b, तो इसके लिए ऑल वैल्यूज में से a इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम भी लिखते हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग सम की जगह पर कंडीशनल यूज करते हैं, और कंडीशनल हमारे पास में ये है, ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ये वाला जो कंडीशन है, ये एसक्यूएल में हमारे पास में डायरेक्ट ये चीज यूज कर सकते हैं, वेयर लेस देन एवरी मतलब लेस देन ऑल, सो वी कैन डायरेक्टली यूज इट। अच्छा प्रज्ञा जी, एवरी के लिए डिवीजन आता है, मैंने आपको क्या बोला था? एवरी दो टाइप का होता है, एवरी कंपैरिजन, एवरी रिलेशनशिप। एवरी कंपैरिजन का ये एग्जांपल है, एवरी रिलेशनशिप इज अ डिवीजन ऑपरेटर।
अरे यार तुम लोग ना, ठीक है, ये ए और ये बी, 10 20 30 40 50 60, 5 r dot a is less than all values of that. What it is trying to say that, for example 20 30 40 50 60, अब ये क्या है, ये a है और ये b है, तो ये बोलता है r dot a is less than all values of s dot b. तो r dot a पहला हम लोग 10 चेक करेंगे, 10 is less than all values of, ठीक है, all values of this. This is 20, this is 30, this is 40, this is 50, this is 60. So एक्चुअल में ये क्या करता है, 10 is less than 20 and 10 is less than 30 and 10 is less than 40 and 10 is less than 50 and 10 is less than 60. So this one will also become true, 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 this one will also become true. So hence 10 is less than all the values. So 10 will become your answer. All actually and की कंडीशन देता है और सम जो है वो और की कंडीशन देता है. जैनिल की समस्या क्या है, ये क्या लिखे हो तुम लोग, मजा ले रहे हो, मेरे को भी मजा लेना है. क्या है जैनिल की समस्या, क्या है, मैं पढ़ना चाहूंगा. क्या लिखा क्या था ये स्पर्श आएगा, नॉट इन भी आएगा. अब ये क्लियर हो गया. अब इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या होती है, इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या होती है, मतलब अगर 4 साल के बच्चे को मैं बुला के बोलूं तो उसको मैं बोलूं कि भाई ऐसी वैल्यू बता मेरे को ए की जो सबसे छोटी वैल्यू है बी से, ठीक है. मैं अगर किसी एक बच्चे को बुला के बोलूं, मैं बोलूं कि ये बता ए की ऐसी वैल्यू बता जो सबसे छोटी है, मतलब सारी वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए, मतलब ए की वैल्यू लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ बी. मतलब अगर ये देखा जाए ना तो ये 4th क्लास का मैथमेटिक्स है. ए की वैल्यू विल बी लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ बी. मुझे ना आप तुम लोगों के ऊपर तरस आ रहा है, मतलब ठीक है चलो रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है. 4 साल के बच्चे को मैं बोलूंगा ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है विच इज लेस देन ऑल द वैल्यूज ऑफ बी, बोलेगा 10 है ना, 10 सब सारी वैल्यू से छोटी है. अरे किसकी हाइट सबकी हाइट से कम है. डन. मयांक तू कुछ ज्यादा नहीं हीरो बन रहा. ठीक है डन. चलो नहीं एक्चुअली एक्सेप्ट यूज क्यों करोगे, जब आप लोगों को डायरेक्टली दिया है यहां पर ऑल करके एक फंक्शन उसने बना ही दिया ना, देन वी कैन ट्राई टू यूज इट. चलो अब हम लोग चलते हैं आगे. एक चीज यहां पर देखना, ठीक है, यहां पर देखना, व्हाट इज द मीन बाय नॉट इन. नॉट इन इक्वल्स टू एनी मींस इन होता है, नॉट इक्वल्स टू ऑल मींस नॉट इन. क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. चलो बस हो गया, बहुत बात कर ली, बहुत बहुत गंदी गंदी बातें करते हो तुम लोग देखो इक्वल्स टू एनी का मतलब क्या होता है, इन. इक्वल्स टू एनी का मतलब क्या हो गया, देखो मैं आप लोगों को ना थोड़ा मैथमेटिकल लेके जाता हूं, एनी और ऑल में फर्क बताने की कोशिश करता हूं. ठीक है, जब आप लोग लिखते हो कि 1, ठीक है, जब भी कभी हमारे पास में एनी आता है तो एनी एक्चुअली चेक करता है और कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, जैसे एक टेबल ले लेता हूं, आर डॉट ए एस डॉट बी, 10 20 30 5 7 50. वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एनी ऑफ एस डॉट बी. इसका मतलब होता है जैसे 10 इज ग्रेटर देन 5 और 10 इज ग्रेटर देन 7 और 10 is greater than 50. This statement is true, this statement is also true, this statement is false. So the whole equation will become true. So 10 gets selected. So 10 is greater than some values of b. फिर ये चेक करता है 20 is greater than 5 और 20 is greater than 7 और 20 is greater than 50. So this statement is also true or this statement is also true or this statement is false. The whole statement will become true. Same situation with respect to 30. जब अगर मैं r dot a, ठीक है, 60 ले लेता हूँ, अभी चेंज करूंगा तो चिल्लाओगे तुम लोग, ठीक है, इसमें 10 20 30 60, r डॉट a इज ग्रेटर देन ऑल लिखता हूँ s डॉट b. तो ये क्या चेक करता है, 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 10 इज ग्रेटर देन 7 एंड 10 इज ग्रेटर देन 50. जब आप लोग
ऑल की कंडीशन यूज करते हो, सो एक्चुअली देयर इज अ एंड कंडीशन इनसाइड व्हेन यू विल यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी, मतलब कोई भी ऑपरेटर जब एनी आएगा इसका मतलब और ऑपरेटर होता है, मतलब क्या कोई ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन सम वैल्यू है, क्या कोई ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज है। सो ऐसे करते करते फिर आप आओगे 60 पे, 60 इज ग्रेटर देन 5 एंड 60 इज ग्रेटर देन 7 एंड 60 is greater than 50. So this statement is also true. 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 So 60 is getting selected. So 60 एक ऐसी वैल्यू है which is greater than all the values of b. ठीक है, which is greater than all values of b. फिर r dot a is less than any greater than any values of b. ठीक है, greater than any values of b. This is the quite difference between any and all. तो any का मतलब क्या होता है? any का मतलब ये होता है और की कंडीशन। तो ये with this operator this or this with this operator with this or this with this operator with this or फिर 20 with this operator, तो सबके बीच में और की कंडीशन होती है। ग्रेटर देन ऑल का मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर होगा इट हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी द एंड की कंडीशन। सो दिस इज द क्वाइट डिफरेंस बिटवीन दीस टू। क्लियर इज इट? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ये तो इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है कि क्या r डॉट a इज ग्रेटर देन एनी वैल्यू ऑफ s डॉट b, r डॉट a इज ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज ऑफ s डॉट b। आई मीन दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली। हाउ यू पीपल आर नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग इट। डन। अब ये तो मैंने पूरा मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके बता दिया, अब ये तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने ये नोट पॉइंट बताया था कि इक्वल्स टू एनी का मतलब क्या होता है इन, नॉट इक्वल्स टू ऑल का मतलब होता है नॉट इन। ठीक है, इक्वल्स टू एनी मतलब इन हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू ऑल का मतलब नॉट इन है। ठीक है, अंडरस्टूड। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए इट इज इक्वल्स टू, छोड़ो ज्यादा जाऊंगा तो फिर चिल्लाने लगोगे, बस ये समझ लो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल मैक्स वैल्यू, लेस देन और इक्वल टू ऑल मिनिमम वैल्यू। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हूं बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स के। अब मैं आप लोगों को इन और इसमें फर्क बताने की कोशिश करता हूं, इन और एनी में। देखो जब भी कभी भी हम लोग इक्वल्स टू एनी, यहां पे तुम लोग चिल्लाओगे तो जरा ध्यान से सुनना। यहां पर देखना, यहां पर जब भी मैं अगर एक वैल्यू करूंगा, ठीक है, ए इन बी, इसको मैं इट इज इक्वल्स टू एनी भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास में दो ऑपरेटर होंगे ए कॉमा बी इन सी डी, देन आई विल नॉट यूज एनी, इट इज इक्वल्स टू एनी, फिर मैं ये यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब ये इन इसलिए अलग है, दिस इज दैट इज व्हाई द इन इज मोर पावरफुल देन एनी, इक्वल्स टू एनी, दिस इज क्वाइट डिफरेंस। ऊपर है आर ए एस बी। ठीक है, सो आई कैनॉट यूज दिस वन, आई कैनॉट यूज दिस वन। मतलब अगर सिंगल एट्रीब्यूट रिलेट करना है तो इक्वल्स टू एनी, उस टाइम पे इन इट इज इक्वल्स टू एनी होगा। ठीक है, इक्वल्स टू एनी कब करना है, जब सिंगल एट्रीब्यूट होगा। लेकिन जब आप दो एट्रीब्यूट रिलेट करोगे, दो एट्रीब्यूट रिलेट करने के टाइम पे इक्वल्स टू एनी विल नॉट वर्क, ओनली इन विल वर्क। दिस इज द डिफरेंस। इक्वल, गॉट इट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द गेट पर्सपेक्टिव। हालांकि ये ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो भी आप यूज कर सकते हो, बट ये घूम फिर के आता ही आपको बाद में यूज होता है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एग्जिस्ट की तरफ चलते हैं, बढ़ू मैं आगे, अभी एग्जिस्ट की तरफ चलते हैं। एग्जिस्ट अगर समझ में आ गया, ठीक है, यस, ओके, चलो अब चलते हैं एग्जिस्ट के ऊपर। अब एग्जिस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चैट बंद करता हूँ, पहले एग्जिस्ट सिखा देता हूँ। एग्जिस्ट टफ है, अब ना देखना एग्जिस्ट जो है वो बहुत टफ है एज कंपेयर टू ऑल। एग्जिस्ट इज वेरी टफ, इट इज वेरी वेरी टफ। नहीं नहीं इजी है। ठीक है, सुनना, 4 साल के बच्चे इधर आ गया, खड़े रहीं पे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम 6 बजे वाली क्लास है, 6 बजे वाली क्लास सुनना। एग्जिस्ट फंक्शन इट इज यूज्ड टू टेस्ट द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी एम्प्टी और नॉट एम्प्टी। ये क्या करता है, ये सिर्फ चेक करता है कि इनर क्वेरी आपका एम्प्टी है या फिर एम्प्टी नहीं है, दैट्स इट। कहने का मतलब ये है कि आपकी ये आउटर क्वेरी हो गई, फिर आपने यहां पर एग्जिस्ट लिखा और ये आपकी इनर क्वेरी हो गई। इफ इट इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी मतलब एग्जिस्ट हियर, दिस विल गिव यू द रिजल्ट। एग्जिस्ट इनर क्वेरी में रिटर्न्स ट्रू इफ द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज नॉट एम्प्टी, दैट मींस एटलीस्ट वन रिकॉर्ड इज अ रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी। ठीक है, आपसे अगर किसी ने पूछा कि एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है तो आपको ये बोलना है एग्जिस्ट का मतलब ये होता है आउटर क्वेरी एग्जिस्ट इनर क्वेरी। अगर इनर क्वेरी में कुछ तो रिकॉर्ड आएगा तो आउटर क्वेरी ट्रू देगा। ठीक है, इट रिटर्न्स ट्रू मतलब एग्जिस्ट विल रिटर्न ट्रू, दिस एग्जिस्ट विल रिटर्न ट्रू। कब ये ट्रू देगा?
कब ये ट्रू देगा? when you are not getting empty, that means you are getting some records. ठीक है, when you are getting some records. किसी ने बोला कि एग्जिस्ट क्या होता है, तो आपको बोलना है कि अगर इनर क्वेरी में कुछ तो रिकॉर्ड आएगा तो एग्जिस्ट ट्रू देगा. ठीक है, ध्यान से सुनना. एग्जिस्ट विल गिव यू ट्रू. ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका? कुछ नहीं है, ये आउटर क्वेरी, ये इनर क्वेरी, ये एग्जिस्ट है. किसी ने पूछा कि क्या होता है एग्जिस्ट, तो आपको बोलना है कि एग्जिस्ट विल गिव यू ट्रू व्हेन दिस इनर क्वेरी विल नॉट बी एम्प्टी. नॉट एम्प्टी का मतलब होता है सम रिकॉर्ड्स. सम रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? कंडीशनल ज्वाइन. ठीक है, कंडीशनल ज्वाइन. आई थिंक 50 से 60 बार बता रहा हूँ सम का मतलब कंडीशनल ज्वाइन. समझ तो आ गया, डेफिनेशन क्लियर है. एग्जाम्पल चाहिए अपने को, एग्जाम्पल दूंगा मैं. एग्जाम्पल विदाउट एग्जिस्ट भी दूंगा, विथ एग्जिस्ट भी दूंगा. अब एग्जिस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? एग्जिस्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, बट कंफ्यूज मत होना, मैं हूं ना, 4 साल का बच्चा भी अपने साथ में, मेरा नहीं है बस अपने साथ में. ठीक है, सुनते जाना. डेफिनेशन क्या है? एग्जिस्ट ट्रू देगा जब इनर क्वेरी में कुछ रिकॉर्ड आया. क्या आया? ठीक है, एग्जिस्ट ट्रू दे देगा. कुछ रिकॉर्ड मतलब सम रिकॉर्ड, सम रिकॉर्ड, सम रिकॉर्ड मतलब कंडीशनल. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड. डेफिनेशन अंडरस्टूड. लेट्स ट्राई टू सी द एग्जांपल. ठीक है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर. ठीक है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, रिट्रीव ए वैल्यू ऑफ आर, दोज आर मोर देन सम वैल्यूज ऑफ बी. टेबल बना लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 20 30 5 10 20. retrieve a values of r, those are more than some values of b. some more. ठीक है, a is greater than b. इसका लिखोगे कैसे? लिखोगे retrieve a, ज्वाइन कर लिया ये दोनों को. a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? r डॉट a ग्रेटर देन, हालांकि a और b डिफरेंट है, तो a इज ग्रेटर देन b लिख दो, या r डॉट a इज ग्रेटर देन s डॉट b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. a और b अलग अलग है, तो यू कैन राइट a इज ग्रेटर देन b. ठीक है सर, अंडरस्टूड. इसको एग्जिस्ट के साथ में कैसे लिखेंगे? आई विल शो यू एग्जिस्ट फंक्शन, बट फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अभी क्या ये कोरिलेटेड क्वेरीज है या नहीं है? हालांकि इसको बिना एग्जिस्ट के भी लिख सकते हो. ठीक है, ग्रेटर देन एनी. ठीक है, आप ऐसे भी ग्रेटर देन एनी यूज कर भी कर सकते हो, बट मैं अभी एग्जिस्ट के साथ बताना चाहूंगा. इसको विद कोरिलेशन है, विदाउट कोरिलेशन भी नेस्टेड क्वेरीज लिख सकते हो, ग्रेटर देन एनी भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, जैसे ये लिख सकते हो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर वेयर ए इज ग्रेटर देन एनी. ठीक है, सेलेक्ट, ये बिना उसके ग्रेटर देन एनी है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट एग्जिस्ट मेरे को पढ़ाना है, मेरे को एग्जिस्ट सिखाना, तो एग्जिस्ट वर्क कैसे करता है वो बताता हूं. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर वेयर एग्जिस्ट. एक्चुअल में ये वेयर क्या करता है मालूम है? ये वेयर जो है ना, ठीक है, वो क्या करता है? वो हमेशा ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करता है. वो कांस्टेंट वैल्यू लेता है और चेक करता है टू ट्रू है या नहीं है. टू ट्रू होगा तो मैं रिकॉर्ड दूंगा. वेयर एग्जिस्ट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एस वेयर आर डॉट ए इज ग्रेटर देन बी. अब इसमें ये देखना, आर डॉट ए इसका यूज किया है, मतलब आउटर क्वेरी एट्रीब्यूट. ठीक है, आउटर क्वेरी एट्रीब्यूट, हेंस कोरिलेटेड क्वेरीज, कोरिलेटेड क्वेरी. ठीक है, आर डॉट ए एस डॉट बी, आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी. अब क्या करेगा? वेयर जाएगा. ठीक है, वेयर पहला रिकॉर्ड पकड़ेगा 10, ये फिक्स करेगा 10 इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 10, 10 इज ग्रेटर देन 20. ये देखना, 10 इज ग्रेटर देन 5 इसके लिए ट्रू आ जाएगा, हालांकि ये यहां पर ही ट्रू होगा तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट एनी हाउ 10 इज ग्रेटर देन 10, 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 5 ये ट्रू करेगा, इसके लिए ट्रू होगा. ठीक है, तो ये 10 के लिए 10 इज ग्रेटर देन 5. नाउ 10 इज ग्रेटर देन 5, व्हाट इट विल प्रोड्यूस? क्या ये रिकॉर्ड देगा या नहीं देगा? यस, दिस विल गिव द रिकॉर्ड वेयर r डॉट a इज ग्रेटर देन s डॉट b. 10 इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, क्योंकि r डॉट a आपका ये फिक्स होगा, 10 is greater than 5, 10 is greater than 10, 10 is greater than 20, so 10 is greater than 5, 20 is greater than 10, 30 is greater than 10, so it will produce the answer. मतलब r dot a is greater than s dot b. क्या ये रिकॉर्ड देगा या नहीं देगा? r dot a is greater than s dot b. अब ये ट्रू देगा, एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा, मतलब अगर ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया तो एग्जिस्ट विल बी ट्रू एंड इट विल प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट a. क्लियर? बताओ. Inner query will produce the output
अगर ऑल आर फॉल्स इट विल प्रोड्यूस द एम्प्टी। ठीक है, बताना। पहले ये समझ लो, एक एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, चलो I'll try to give you this question now. Everyone please try to understand this statement. ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, that was just one example. वो सिर्फ एक एग्जांपल था। अभी पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि कैसे आउटपुट देता है, इनर क्वेरी क्या बोलता है। Now everyone please pay attention. जैसे मेरे पास में क्या है कि retrieve the employee ID whose salary is less than some employee salary of department number 5. ठीक है, एम्प्लॉय ठीक है, ये एम्प्लॉय आया, प्रोजेक्शन मारा, डिपार्टमेंट नंबर 5 आया, इसको रीनेम किया आई डिपार्टमेंट नंबर और एस के साथ में। ठीक है, एम्प्लॉय ड्यू सैलरी इज लेस देन, सो बेसिकली कंडीशन डाला सैलरी इज लेस देन एस और इस पे एम्प्लॉय आईडी निकाल लिया। लेट्स कंसीडर सम एम्प्लॉय आईडीज, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी। ठीक है, E1 E2 E3, डिपार्टमेंट नंबर 5 3 4 2 E4 या फिर इसका भी डिपार्टमेंट नंबर 5। ठीक है, फॉर एग्जांपल retrieve the employee ID whose salary is less than some employee salary of department 5, less than 20, ठीक है, 30, 10 and 30। ठीक है, ये आपका ये आपका टेबल हो गया। ये इसमें क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर 5 पहले फिल्टर आउट करेगा। पहले इसको समझो, डिपार्टमेंट नंबर फिल्टर आउट किया ये, और पहले ये क्वेरी समझो, डिपार्टमेंट नंबर फिल्टर आउट किया ये। फिर दूसरा टेबल होगा जहां पर सैलरी जो होगी वो आपकी 20, 30, 10 और 30, इट शुड बी लेस देन 20 एंड 30, 20 एंड 30। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी सैलरी इज लेस देन सम डिपार्टमेंट सैलरी, फॉर एग्जांपल 10 इज लेस देन 20, सो 10 गेट सेलेक्टेड। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 10 इज गेटिंग सेलेक्टेड क्योंकि यहां पर 10 इज लेस देन सम एम्प्लॉय सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 5 है। हालांकि जब आप ये मैनेज करोगे तो ये 20, ठीक है, कंडीशन क्या है, लेस देन की है, तो कंडीशन किस पे मैनेज होगा, 10 इज लेस देन 20, इस पे ही मैनेज होगा। सो यू विल गेट आंसर E3 E4 E10, दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग हियर। सबसे पहले सेलेक्ट EID फ्रॉम एम्प्लॉय T1 वेयर एग्जिस्ट, सेलेक्ट ऑल स्टार, एग्जिस्ट यूज किया है, एम्प्लॉय T2 वेयर T2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर 5। पहले कैसे एग्जीक्यूट होगा, पहला ये हुआ, दूसरा ये एंटर मारा, अब इसने क्या किया, पहला ये एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम T2, इसने इसको T2 बना लिया। ठीक है, वे T2 डिपार्टमेंट नंबर 5, इसने प्रोजेक्शन मार के T2 डिपार्टमेंट नंबर 5 कर दिया। वे T1, ये आउटर एट्रीब्यूट यहाँ यूज किया है। ठीक है, अब इसमें ये E1 520, यहाँ पर देखना, E1 520, E2 330, फिर E3 410 और E4 530। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पहला रिकॉर्ड लेगा E1 520 का, इसके पास दो ही रिकॉर्ड है। ठीक है, T1 डॉट सैलरी शुड बी लेस देन T2 डॉट सैलरी, 20 इज लेस देन 20 फॉल्स, 20 इज लेस देन 30 फॉल्स। क्या अभी इसमें कोई भी रिकॉर्ड आया, इस रिकॉर्ड के लिए क्या ये प्रोड्यूस किया क्या, जब ये रिकॉर्ड लिया, क्योंकि बाहर जब ये वाली कंडीशन जाती है बाहर की वेयर की, तो ये पहला रिकॉर्ड उठाएगा, ये पहले रिकॉर्ड के लिए जाएगा चेक करने के लिए कि अब ये ट्रू कब देगा, एग्जिस्ट ट्रू तब देता जब यहां पर आपको कोई रिकॉर्ड मिलेगा। तो E1 520 ये उठाया और इससे चेक किया, 20 इज लेस देन 20 फॉल्स, 20 इज लेस देन 30 फॉल्स। अब ये आपको एम्प्टी रिकॉर्ड दिया, ये एम्प्टी रिकॉर्ड दिया, सो एग्जिस्ट विल बिकम फॉल्स। तो ये वेयर वाला जो है इसके लिए नहीं यूज करेगा, सेम उसके लिए नहीं यूज करेगा। अब E3 410, ठीक है, अच्छा ये वाला जो है ना, ये वाला क्या करता है, ये आपको एम्प्टी या नॉट एम्प्टी बता रहा है। 10 इज लेस देन 20, ठीक है, ट्रू हो गया, इसके लिए ट्रू हुआ। E3 410 इसके लिए ट्रू हुआ। तो अब अगर ये इसके लिए ट्रू हुआ, E1 520 इसके लिए ट्रू हो रहा है, तो ये रिकॉर्ड दे रहा है आपको ऑल स्टार, मतलब व्हाट यू विल गेट, T1 डॉट सैलरी, T1 डॉट सैलरी इट इज लेस देन T2 डॉट सैलरी। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, आपने ये दो रिकॉर्ड निकाला, ठीक है, पहले इसको एग्जीक्यूट करो, इनर करो, सेलेक्ट ऑल स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू T2 डॉट डिपार्टमेंट, ये दो चीजें आ गई, मतलब आपको E1 520 आ गया और E4 530 आ गया। अब ये वेयर एग्जिस्ट सेकंड वाला उठाया, ये नहीं होगा, ये E3 410 के लिए उठाया। ठीक है,
where T2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है। फिर अवेयर में T2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर 5 एंड की कंडीशन है, where T1 डॉट सैलरी इज T2 डॉट सैलरी। ये आपका T1 डॉट सैलरी हो गया। दिस लेस देन इज 20, यस। दिस वन इज लेस देन दिस, यस। तो अब ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा टेबल, ये जो है ये पूरा का पूरा टेबल देगा। तो अब ये अगर इसने पूरा का पूरा ये टेबल दिया तो ये एग्जिस्ट क्या करेगा, ट्रू देगा। तो अगर ये एग्जिस्ट ट्रू देगा तो ये वेयर वाला इस रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा, मतलब ईआईडी के लिए। सेम अदर सिचुएशन, अंडरस्टूड? चैट इनेबल था, तुम लोग का चैट चालू था क्या? बहुत गंदे हो तुम लोग। एग्जाम्पल खुद से भी ले सकते हो, मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ। ट्वेंटी, हाँ 20 वाला भी आएगा। 20 इज ऑल्सो लेस देन 30, सॉरी 20 भी आएगा, 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 20 भी आएगा। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? कॉन्सेप्ट समझा क्या कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ये देख लो पहले, ये देख लो। हाँ रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसमें नॉट एग्जिस्ट वाला है, नॉट एग्जिस्ट हम लोग कल भी ट्राई करेंगे, ये तो कल का क्वेश्चन है। ये कर लो, ये देख लो, हो गया आज के लिए, हो गया है, बट ये देख के जाओ। चलो बाकी का नॉट एग्जिस्ट बचा है आपका, नॉट एग्जिस्ट हम लोग कल देख लेंगे। कल हमारा प्रैक्टिस होगा। अच्छा नॉट एग्जिस्ट इस